बांग्लादेश इस समय अपने इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। सत्ता बदली है, चेहरे बदले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्ता हस्तांतरण यानी कि सत्ता के ट्रांसफर होने के बाद मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे? क्या वो एक्टिव राजनीति में बने रहेंगे या फिर अपने सामाजिक मिशन की ओर लौट जाएंगे? यूनुस पहले ही ये बात साफ कर चुके हैं कि वो खुद को सिर्फ संक्रमण के संरक्षक के रूप में देखते हैं और चुनाव के बाद स्थायी राजनीतिक पद लेने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन संकेत साफ है कि सत्ता छोड़ने के बाद वो दोबारा अपने सामाजिक व्यवसाय, ग्रामीण बैंक और यूनुस सेंटर के जरिए गरीबी उन्मूलन के काम में लौट सकते हैं। चर्चा भले ही उन्हें राष्ट्रपति पद के संभावित चेहरे के रूप में देखती हो, लेकिन उन्होंने स्थायी राजनीतिक भूमिका से दूरी बनाई है। बांग्लादेश में अवामी लीग के पतन और शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद देश की कमान यूनुस के हाथों में आई थी। मुख्य सलाहकार के तौर पर उन्होंने एक टूटी हुई राजनीतिक व्यवस्था को संभालने और लोकतांत्रिक ढांचे को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई। 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और संवैधानिक जनमत संग्रह के साथ ये प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। ढाका के गुलशन मॉडल स्कूल एंड कॉलेज मतदान केंद्र पर वोट डालते हुए यूनुस ने इस दिन को नए बांग्लादेश का जन्मदिन बताया। उनके मुताबिक केवल उम्मीदवार को चुनना ही नहीं, बल्कि जनमत संग्रह के जरिए देश के भविष्य की दिशा तय करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। करीब 12 करोड़ 70 लाख मतदाता इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें लगभग आधे 18 से 37 वर्ष आयु वर्ग के हैं और लाखों जो हैं वो पहली बार वोट दे रहे हैं, जो सुबह 6 बजे से ही लंबी कतारों में दिखाई दिए हैं। कुल 59 पंजीकृत दलों में से 51 चुनावी मैदान में उतरे हैं, जबकि अवामी लीग का पंजीकरण जो है वो निलंबित कर दिया गया। 1981 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 249 निर्दलीय शामिल है। मुकाबले में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी, जमाते इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी, जातीय पार्टी और अन्य गठबंधन शामिल थे। नेशनल चार्टर 2025 यूनुस की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत मानी जा रही है। इसमें द्विसदनीय संसद, प्रधानमंत्री के लिए 2 कार्यकाल या 10 वर्ष की सीमा और 2024 के जन आंदोलन को संवैधानिक मान्यता देने जैसे प्रावधान शामिल है। अगर जनमत संग्रह में हाँ को समर्थन मिलता है तो अगली निर्वाचित सरकार इन सुधारों को लागू करने के लिए बाध्य होगी। राजनीतिक मैदान में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की मजबूत वापसी ने सत्ता परिवर्तन की तस्वीर लगभग साफ कर दी है। 2 दशक के निर्वासन के बाद लौटे रहमान की जीत ने सत्ता परिवर्तन की तस्वीर लगभग स्पष्ट कर दी है। वहीं शेख हसीना भारत में निर्वासन में हैं और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसलों ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। बीएनपी का मुकाबला जमात इस्लामी से रहा, जबकि अवामी लीग चुनावी प्रक्रिया से बाहर रही। वहीं आपको बता दें, देश के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक तनाव और हालिया हिंसक घटनाएं जनमत को प्रभावित कर रही हैं। वहीं छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया था। भारत के साथ रिश्तों में आई ठंडक और चीन तथा अमेरिका के साथ हुए नए व्यापार और निवेश समझौते भी नई सरकार की दिशा तय करेंगे। अब असली परीक्षा शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की है। यदि ये संक्रमण सफल रहता है तो यूनुस को उस नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसने संकट के दौर में देश को स्थिरता की राह दिखाई। लेकिन अगर अस्थिरता लौटती है तो उनका कार्यकाल एक अधूरा प्रयोग माना जा सकता है। फिलहाल बांग्लादेश की जनता वोट के जरिए ये तय कर रही है कि आने वाला अध्याय कैसा होगा और यूनुस की भूमिका इतिहास में किस रूप में दर्ज होगी। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।